जय हिंद दोस्तों। आज का मुद्दा हमें सीधा ले जाता है एक ऐसी शख्सियत के पास जो विश्व के चौथे सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिक्स के निशाने पर भी होते हैं हमेशा। सुनाई होगा हम सभी ने, अंबानी अडानी की सरकार। इस पर भी बातें करेंगे हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। पर आपको या मुझे क्या लगता है, ये सारी बातें एक ऐसी शख्सियत की मेहनत और पूरी जर्नी को अंडरमाइन या नीचा कर सकती है जिन्होंने रैग्स टू रिचेस तक का सफर पूरा किया हो, जिनकी बिजनेसेस देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हो और जो हजारों लोगों के लिए नौकरियां पैदा करते हो। और इन सभी बातों को समझने के लिए हमने हमारी इस वीडियो रिपोर्ट को 4 हिस्सों में बांटा है। और उसके लिए सबसे पहले भाग में जानते हैं खुद गौतम शांतिलाल अडानी के बारे में कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया जहां वो खड़े हैं आज। वर्ष 1962 24 जून को अहमदाबाद गुजरात के एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे गौतम अडानी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, यानी अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वर्ष 1978 में इतनी कम उम्र में पहुंचे हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई डायमंड सॉर्टर का काम करने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए। पर जब बड़े भाई मनसुख भाई अडानी अपने अहमदाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में हाथ बटाने के लिए उन्हें कहते हैं, तो वापस 1981 में गौतम अडानी पहुंचते हैं अपने घर अहमदाबाद वापस। और यहां से शुरुआत होती है रैग्स टू रिचेस की कहानी की, क्योंकि यही प्लास्टिक फैक्ट्री उनके वैश्विक व्यापार या ग्लोबल बिजनेस की शुरुआत थी। कैसे? ऐसे भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री रॉ मटेरियल्स की कमी से जूझ रही थी और उस कमी को पूरी करने के लिए वर्ष 1988 में मिस्टर अडानी ने प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स इंपोर्ट करना शुरू किया और सिर्फ 4 वर्षों में अपने बिजनेस एक्यूमेन के दम पर उनके इंपोर्ट्स को 100 मीट्रिक टन से 40,000 मीट्रिक टन पहुंचा दिया। अब यहां से मिस्टर अडानी ने अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, जिसमें केमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी शामिल थे और उसके बाद पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, पावर जनरेशन भी। वर्ष 2000 में 3,300 करोड़ के टर्नओवर की अडानी ग्रुप वर्ष 2013 तक 47,000 करोड़ की हो चुकी थी। और इसी बीच 2009 से 2012 के बीच अडानी ग्रुप ने कोल माइंस भी एक्वायर की ऑस्ट्रेलिया में। आज चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर डाटा सेंटर्स या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ही इनिशिएटिव हो अडानी ग्रुप का, ये सभी चीजें हमारे देश की ही जरूरत को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम कर रही हैं। अब दूसरा हिस्सा हमारी रिपोर्ट का कि क्यों अडानी, अंबानी या ऑलमोस्ट हर दूसरे अमीर बिजनेसमैन के लिए एक निगेटिव परसेप्शन खड़ा किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिक्स के द्वारा, और वो भी उस देश में जहां इसी वर्ष 2022 में 105 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो चुके हैं, वर्ष 2011 के एक यूनिकॉर्न के मुकाबले। यूनिकॉर्न वैसी कंपनीज होती हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी हो, यानी एक माइलस्टोन और उतनी ही बड़ी खुशी की बात हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और जिसकी इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है ब्रिटेन को पीछे करके विश्व की। अब इस सवाल का उत्तर छुपा है वर्षों पहले के भारत में, जब आजादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा लाई गई गवर्नमेंट पॉलिसीज के मूल में था सोशलिज्म यानी समाजवाद, जिसमें सरकार ओन करती थी, रन करती थी और नियंत्रित या कंट्रोल करती थी किसी भी मींस ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे स्टील, टेलीकॉम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली का उत्पादन, माइनिंग या रियल एस्टेट डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ। प्राइवेट बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज या रेगुलेट किया जाता था परमिट्स के द्वारा, इसीलिए शायद इसे परमिट राज भी कहते थे। आप एक और उदाहरण से इसे समझो। हम सभी के बचपन के सिनेमाज में एक कॉमन थीम होती थी जहां एक गरीब हीरो रोमांस करता था एक बहुत ही अमीर और बुरे उद्योगपति की बेटी से जो नफरत करता हो गरीबों से। और ये कहानियां उस वक्त की सरकार की पॉलिसीज या एजेंडा को रीइंफोर्स करती थी हमारे समाज में। पर उस वक्त के लुटियंस दिल्ली में बैठे लोग और उनके साथियों के पास कोई कमी नहीं होती थी लग्जरी या फिर किसी भी चीज की, पर उनकी बातों में, उनकी पॉलिसीज में हमेशा होती समानता की बात। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये वर्षों का माहौल आखिरकार हमारे देश के आर्थिक लिबरलाइजेशन के साथ खत्म हुआ 1991 में, 1991 में, जब एक मजबूरी बन गई हमारे लिए नए बिजनेसेस खड़े करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में लाना। लेकिन वर्षों की गवर्नमेंट पॉलिसीज और देश के माहौल ने एक खास तस्वीर बनाई आम जन के बीच। अमीर होना गलत है या अमीर तभी होते हैं जब आप गलत काम करो। लेकिन ढेरों रिसर्च पेपर्स और रिसर्चर ने बस एक ही बात बोली है, आप अमीर तब होते हो जब आप दूसरों की जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सको और उनके जीवन को
और सुगम या सरल बना सको। आज जब 2014 के बाद एक प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसेस को बढ़ावा देने वाली सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में हो, तो उसे कैसे डिमीन या नीचा किया जाए लोगों के बीच? सरल है। अंबानी अडानी की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिसीज पर उंगली उठाकर बिना किसी प्रूफ के ऐसे पेंट करना जैसे अडानी या अंबानी 2014 से पहले कुछ थे ही नहीं। तो इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किस तरह फायदा पहुंचाया कृष्णा गोदावरी बेसिन के गैस एक्सप्लोरेशन में, वो कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट है। अडानी ग्रुप का मुंड्रा एयरपोर्ट पर पहली बार कदम रखना भी गुजरात की कांग्रेस गवर्नमेंट के ही दौरान हुआ था। ये सभी उदाहरण बस ये दिखाते हैं कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके संबंध हमेशा ही अच्छे होते हैं उद्योगपतियों के साथ। लेकिन आज बस फर्क इतना आ गया है कि ये सरकार छुप कर नहीं काम करती, बल्कि एक प्रो बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जिसका उदाहरण है स्टार्टअप इंडिया और यूनिकॉर्न कंपनीज की बढ़ती हुई संख्या हमारे देश में। ये समझना काफी जरूरी है कि बिजनेसेस या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रोजगार पैदा करते हैं, देश की इकोनॉमी और जीडीपी को बूस्ट करते हैं। उनके द्वारा दिए गए टैक्सेस अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जो मदद करती है गरीबों और सामान्य जन के जीवन को बेहतर करने में। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन आज हमारे पूरे देश में हो पाया है, उसमें एक बड़ा योगदान है मुकेश अंबानी के जियो का। वरना जियो से पहले के रेट्स 1 जीबी डाटा के भी याद ही होंगे हमें। जिस तरह से अडानी ग्रुप एनर्जी, डाटा सेंटर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, वो स्पष्ट रूप से हमारे देश की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने वाली है। और जो ये कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं सीएसआर के नाम पर, उसकी बात ही छोड़ दे हम सभी। और जब ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों इशू किए गए या फिर कोई भी फायदे क्यों दिए गए किसी भी खास बिजनेस हाउस को, तो भाई साहब, अगर ऐसा कुछ भी नियम और कानून को अनदेखा करके होता, तो पीआईएल की लाइन लग गई होती सुप्रीम कोर्ट में, या फिर हमारी कैग अपनी रिपोर्ट में इसे स्पष्ट कर देती। अरे माफ कीजिएगा, भूल गया। ऐसे सवाल करने वाले तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तक पर सवाल करते हैं, ईवीएम पर सिर्फ हारने के बाद। और जब इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस हाउसेस के लोन्स को बार बार दिखाया जाता है और कंपेयर किया जाता है कुछ भगौड़ों के साथ, तो ये नहीं बताया जाता कि कितनी भी बड़ी कंपनी या बिजनेस हाउस हो, डेप्ट या लोन होता ही है उनके बैलेंस शीट्स में। जैसे उदाहरण के लिए अमेज़न, विश्व की इतनी बड़ी कंपनी जिस पर 2022 में अभी तक $58 बिलियन का लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जो हर साल 15% की दर पर बढ़ा है बीते सालों में। इसका मतलब लोन होना और टाइमली उसे देते हुए जाना बैंक्स को कहीं से भी गलत नहीं हो सकता, और जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पूरे विश्व में कॉर्पोरेट्स के बीच में अपने एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स के लिए। अब तीसरा भाग हमारी रिपोर्ट का, टाटा ग्रुप की फिलैंथ्रोपिक या सामाजिक कामों से बराबरी करना हर दूसरे बिजनेस हाउस की। पहले ये समझना होगा कि दुनिया में 2 तरह के बिजनेस हाउस होते हैं। पहला, टाटा ग्रुप जैसे जो सेल्फलेसली बस देश की उन्नति चाहते हैं, और दूसरे वो जो पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं और इस प्रोसेस में अपने देश और उसकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और टैक्सेस के रूप में। टाटा ग्रुप एकमेव कंपनी है हमारे देश की जिसके वर्क कल्चर में ही देश सर्वोपरि है। जमशेदजी टाटा के वक्त से ही, जो अनेकों टाटा के सोशल और एजुकेशनल कामों से साफ दिखता है। और जब आप या मैं कंपेयर करते हैं किसी और बिजनेस घराने को टाटा ग्रुप से, तो ये आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि टाटा ग्रुप एक मेव ही है और उनके आचार विचार और राष्ट्र के लिए कमिटमेंट सबसे बढ़कर है, सेकेंड टू नन। ये सच में दुख की बात है कि जब जेफ बेजोस, एलॉन मस्क के वेल्थ के बारे में हम जानते हैं, तो उनके लिए तारीफों के पुल बांधते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते हैं, और जब हमारे ही देश के उद्योगपति उसी लिस्ट में ऊपर आए, तो उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। दुनिया का हर डेवलप्ड और डेवलपिंग देश इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि किसी भी देश की उन्नति, उसका ग्रोथ, उसके बिजनेस हाउस और इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रोथ के साथ ही होता है। मेक इन इंडिया वो तभी सफल होगा जब इंडस्ट्रीज ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे, ताकि हमारे आम जन अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए बड़े आराम से। जय हिंद।